हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। ये मार्च का मंथ जो है हर प्रोफेशनल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे सीए, एडवोकेट्स, लॉयर्स, सबके लिए ये वाला मंथ जो है जो कहते हैं सबसे मेन मंथ होता है, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल ईयर को इवेल्युएट करना है आपको इसी मंथ के अंदर, ताकि सारी चीजें जो है हमारी इसी ईयर के इसी फाइनेंशियल ईयर में ही पैक हो जाए, ताकि जो है हमारे को जो है प्रॉब्लम फेस आउट ना करनी पड़े। तो इसके लिए हम रिकैप करेंगे कुछ 21 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उन 21 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर हमने अपनी बुक्स में, अपने क्लाइंट्स की बुक्स में कवर अप कर लिया तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है क्लाइंट को फायदा होगा। इंटरेस्ट, पेनल्टीज वगैरह का बहुत मेजरली जो है क्लाइंट को फायदा हो सकता है। तो एक बार रिकैप करते हैं जल्दी से, कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जो कि हमारे अगर हम इस मार्च में कर लेंगे तो हम अपनी बुक्स को जो है बहुत बेटर कर सकते हैं, या फिर हम अपने क्लाइंट्स की बुक्स को जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ताकि हमारे को आगे भी हमारा टाइम सेव होगा। अगर हमने क्लाइंट्स की बुक्स को इसी टाइम पे इवैल्यूएट कर लिया, इसी मंथ पे जो है हमने सारे फैक्टर्स जो है कवर अप कर लिए, तो कहीं ना कहीं आगे जब हम जब उनकी रिटर्न्स फाइल होंगी, जब उनकी ऑडिट्स होंगी, जब उनकी एनुअल रिटर्न फाइल होगी, वहां पे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी उससे। तो आइए रिकैप करते हैं 21 के 21 पॉइंट जो कि हमारे को ध्यान में रखने हैं, और साथ साथ जो हमारे केस में जो रेलेवेंट है उसको साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है वो आप नोट करते चलिएगा, ताकि जो है जब आप पूरी वीडियो के बाद आपके पास 21 में से सपोज 15 पॉइंट जो है आपके केस में फॉल करते हैं, तो वो 15 को जो है आप जो है इवेल्युएट कर पाए, कल से अपनी टीम को जो है उस पॉइंट्स को जो है कह सके कि ये पॉइंट जो है आप इन क्लाइंट्स में देख लीजिए और मार्च के अंदर भी इसको क्लोज कर लीजिए, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको जो है कहीं ना कहीं उसका उससे जो है बहुत मदद मिलेगी। राइट, वो आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है इजीली जो है चलेगा, आपको इंटरप्शन नहीं होगी। अगर आपने इस मार्च मंथ के अंदर ये पॉइंट कवर अप कर लिए तो आगे जरूर जो है हेल्प देने वाला है वो। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को शुरू करते हैं, लेके चलते हैं क्या क्या हमारे को एक बार रिकैप करने हैं पॉइंट्स, ठीक है ना, मार्च के महीने के अंदर। तो पहला पॉइंट हमारा जो बन जाता है, हमारे को क्या करना है, पहला पॉइंट हमारा, अगर हमारी बाई चांस अगर हमारे को एज अ प्रोफेशनल यहाँ पे रिकैप करना है कि हमारे किसी क्लाइंट की जो है किसी कारणवश भी हमारी जो है कोई इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग तो नहीं रह गई। अगर रह गई तो हमारे को 31 मार्च तक, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की भी बात करें तो हम 31 मार्च 2025 तक जो है उसको, जो बजट में जो चेंजेस आया है उसके इफेक्ट से पहले वाला, ठीक है, क्योंकि बजट वाला इफेक्ट लेंगे तो अमाउंट जो है क्लाइंट को का कहीं ना कहीं आउटफ्लो और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको अमाउंट जो है क्लाइंट का बचाना है तो अगर 31 मार्च 2025 से पहले पहले अगर आप 21-22 तक की जो है अपनी एटीयू पे फाइल कर देंगे, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देंगे, तो उस क्लाइंट को जो है कहीं ना कहीं बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगा, बाद में भी आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की कर पाएंगे वो बजट 25 के इफेक्ट से, लेकिन वहां पे क्लाइंट को जो है उनकी जेब से आउटफ्लो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, दोज हु प्रेफर अंडर द ओल्ड रिजीम, अभी भी क्या होता है, वैसे तो अब जो है न्यू रिजीम डिफॉल्ट रिजीम हो गया और मोस्टली लोग प्रेफर भी ऑब्वियसली न्यू रिजीम के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन बाय चांस अगर आपके लिए फिर भी अगर ओल्ड रिजीम फिर भी बेनिफिशियल होता है, किसी की बहुत सारी जो है इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो उस केस में अगर उनको ओल्ड रिजीम ही बेनिफिशियल दे रहा है तो हमारे पास लास्ट मौका होता है कि पूरा का पूरा टैक्स इन्वेस्टमेंट को एक बार रिव्यू कर लें, ठीक है, ताकि हमारी जो भी डिडक्शन है, चाहे हम 80C क्लेम कर रहे हैं, 80D क्लेम कर रहे हैं, 80E क्लेम कर रहे हैं, 80EEB, 80GGC, 80G, वट, तो हमारे पास ये लास्ट टाइम है। अगर हम 31 मार्च के बाद जो है फिर उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, तो हमारे को एक बार अगर ओल्ड रिजीम में हम फॉल कर रहे हैं तो एक बार हम अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को भी रिकॉल कर लेते हैं। थर्ड थर्ड जो है, हमारे को पता है ये मार्च मंथ जो है 15 मार्च तक जो है हमारे को अपनी फोर्थ जो है इंस्टॉलमेंट जो है पे करनी होती है, ताकि उसका बेनिफिट क्या है, ताकि हमारे को 234B का इंटरेस्ट जो है ना देना पड़े। तो एक बार रिकॉल कर लेंगे, अगर हमारे पास एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी हमारे केस में फॉल कर रही है, हमारी टैक्स लाइबिलिटी जो है 10,000 से ऊपर जो है हमें हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनती है आफ्टर एडजस्टिंग TDS TCS, तो हमको जो है एक बार रिकैप करके जो है फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी पे कर देंगे, ताकि हमारा जो है इंटरेस्ट भी सेव हो जाए। तो अपने को एज अ प्रोफेशनल क्या देखना है कि हमारे कौन कौन से केसेस में, कौन कौन से क्लाइंट के केस में जो है एडवांस टैक्स पे होता है, उसको भी जो है एक बार रिव्यू कर लेना है कि सबका पे हो
हो चुका है या किसी का बाई चांस रहता है तो उसको पे करके जो है उनका इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। फोर्थ वन क्या है कि हमारे को जितने भी हमारी इन्वेस्टमेंट है इसी महीने पे, जैसे हमने अभी पीछे बात करी, वहां पे हमको क्या करना है, अपनी एटीसी ये सारे जो है जो एटीसी एटीडी ये सारी पेमेंट जो है कर देनी है ताकि हम क्लेम कर सके। यहाँ पे क्या करना है फोर्थ पॉइंट के अंदर, यहाँ पे हमारे को सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट, सारे इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट जो है वो क्लब करके स्टेपल करके अभी से ही रख लेने, ठीक है ना। अगर आप ऑनलाइन अगर आप सिस्टम बेस पे जो है रखते हो तो फोल्डर बना के उसको अभी से जो है सारे के सारे इन्वेस्टमेंट प्रूफ जो है हमारे को जो है पहले से रख लेने, ताकि जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करें तो वहां पे कोई भी डिले ना हो, डेडलाइन से काफी टाइम पहले ही हम अपनी अपनी जो है रिटर्न जो है फाइल कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी से हम इन्वेस्टमेंट प्रूफ जो है प्रॉपरली रख लेंगे तो हमारे को ड्यू डेट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिफ्थ वन होता है कि जो बिजनेस एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं उस केस में अगर वो विदाउट पेइंग जीएसटी जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनको एलयूटी का जो है रिक्वायरमेंट होती है, हम सबको पता है। तो इसके लिए क्या करना है कि नेक्स्ट ईयर भी अगर किसी का एक्सपोर्ट होना है विदाउट पेइंग ऑफ जीएसटी तो उसको पहले से ही जो है एलयूटी जो है जीएसटी आरएफडी 11 जो है फॉर्म फाइल करके जो है वहां पे वो पहले से ही अपना एलयूटी जो है प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो हमारे को ध्यान में रखना है कि हमारे कौन कौन से क्लाइंट के केस में एक्सपोर्ट होता है जिसकी ऑलरेडी एलयूटी जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो है खत्म हो जाएगी, तो हम उनकी जो है नेक्स्ट ईयर 25-26 के लिए जो है 31 तारीख से पहले ही उनकी आरएफडी जीएसटी आरएफडी 11 जो है अप्लाई कर देंगे। यहां पे हमारे को अगर हम रिकंसिलेशन पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम अभी से रिकंसिलेशन कर लेंगे और मार्च मंथ में ही सारी एडजस्टमेंट कर देंगे पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर की, चाहे वो जीएसटीआर 1 वर्सेस 3B है, चाहे वो 3B 2B वर्सेस 3B है, ठीक है ना। तो अगर हम इसी साल में ही उसको पैकअप कर लेंगे तो हमारे उसका फायदा क्या है, एक तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से चीजें मैच हो जाएंगी। सेकंड क्या है कि हम जब अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे वहां पे भी हमारे को बहुत अच्छी मदद मिलती है। अगर हम सेम फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजैक्शन सेम फाइनेंशियल ईयर में पैक कर लेंगे तो हमारी जीएसटीआर 9 और 9C जाने में भी वो काफी हद तक जो है मदद करती है। और साथ साथ क्या होता है, हमारी बुक्स और रिटर्न्स और जो है इनकम टैक्स रिटर्न सारी चीजें मैच करती हैं, तो डिपार्टमेंट को भी जो है कहीं ना कहीं दिखता है कि ये इनकी सारी फिगर्स आपस में मैच है, तो आपकी लिटिगेशन का चांसेस जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बच जाता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट देता है अगर हम मार्च में ही अपना पूरा का पूरा सारे मैचिंग करके सारा इंपैक्ट जो लेना है वो मार्च के अंदर ही ले लें। जो भी हमारा रह गया है, चाहे हम आईटीसी की बात करें, चाहे हम अपनी आउटपुट की बात करें, तो जो भी रह गया है हम इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको पैक कर लेंगे तो हमारे को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द क्लाइंट वांट टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम, अभी मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर जो है 24-25 के अंदर उन्होंने नॉर्मल स्कीम ले रखी है उस क्लाइंट ने, लेकिन पूरे साल उसने इवेल्युएट किया और उसको लगता है, क्लाइंट को लगता है कि मेरे को जो है कंपोजिशन ही सही रहेगी, मुझे कंपोजिशन में स्विच करना है। तो उस केस में जो है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए अगर उनको कंपोजिशन चाहिए तो उनको सीएमपी 02 जो है फाइल करना होता है और उसको 31 मार्च से पहले 31 मार्च 2025 से पहले जो है सीएमपी 02 फाइल करना होगा, ताकि जो है 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड जो है वो कंपोजिशन के अंदर एंटर हो सके। एट में क्या है, एट में क्या करना है, टेक एडवांटेज ऑफ एनी लास्ट मिनट टैक्स सेविंग ऑप्शन, जैसे हमने बात करी, ताकि हमारी डिडक्शन पूरी की पूरी जो है हम जो मैक्सिमम, चाहे हमारे को बात करें 80C की, 80D की, 80G की, वट जो भी हम क्लेम कर रहे हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट अगर लेना है, इवैल्यूएशन उसकी पहले से रखनी होगी, चाहे हम पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पीईपीएफ में कंट्रीब्यूशन है हमारा, तो सारी की सारी इवैल्यूएशन क्या है हमारे को पहले से ही करते हुए चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी जीपीएनपी रेशियो जो है एक बार पहले से ही देख लें। होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है, लोग काफी बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे अभी पहले 5 लाख तक की जो है इनकम पे जो है टैक्स 0 हो जाता था, तो लोग 5 लाख के हिसाब से वहां पे टैक्स दिखा रहे हैं, 7 लाख हो गया तो 7 लाख के हिसाब से, अब 12 लाख हो जाएगा वो 12 के हिसाब से। तो ये नहीं है, बेसिकली देखो आप अपना जीपी एनपी रेशियो आपका ट्रेंड जो है मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा,
प्रॉपरली उसी तरीके से फ्लो चल रहा है नहीं चल रहा, वो चीजें देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कुछ केसेस में वहां पे लोग नहीं मेंटेन करते, बहुत ज्यादा जो है फ्लक्चुएशन होती है जीपीएनपी रेशियो में। तो आप स्टार्टिंग से ही देख लीजिए कि आपकी जीपीएनपी रेशियो क्या आ रही है और उस हिसाब से जो है उसको इवेल्युएट, बुक्स को इवेल्युएट कर लीजिए। इसके बाद हमारा, अभी अगर हम बात करें तो हमारा अगर फॉर्म 26 एआईएस टीआईएस वगैरह ये सब हम जो है इवेल्युएट कर सकते हैं दिसंबर 2024 तक का, क्यों ठीक है ना, क्योंकि ये दिसंबर 2000 थर्ड क्वार्टर तक का जो है वहां पे ऑलमोस्ट इंपैक्ट आ गया होगा। तो यहाँ पे हम अपनी 26 एआईएस देख सकते हैं, हम अपना एआईएस चेक कर सकते हैं, हम अपना टीआईएस चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा जो टीडीएस है वो टीडीएस वगैरह सारा एक्यूरेट जो है मैच हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कोई डिफरेंसेस है तो हम जो है पार्टी को जो है कम्युनिकेट करके जो है पहले ही सही करा लें। तो बेटर है कि थर्ड क्वार्टर तक का अप्रैल टू दिसंबर जो भी इंपैक्ट है एक बार रिवैल्यूएट कर लें कि 9 महीने का जो इंपैक्ट है वो एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि जो है हमारे को बाद में सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी 2025 फरवरी 2025 मार्च 2025 को ही सिर्फ देखना पड़े, बाकी सारे के सारे मंथ हमारे मैच्ड हो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, तो हमारे को उसमें भी जो है मदद मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टर के केस में। अगर हमारा जीटीए बिजनेस है, किसी क्लाइंट का जीटीए बिजनेस है, तो वहां पे भी अगर हम स्विच करना चाहते हैं फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, अगर हम फॉरवर्ड चार्ज के अंदर स्विच करना चाहते हैं तो हमको पता है कि हमारे को डिक्लेरेशन देनी होती है एनेक्जर 5 के अंदर। तो हम चेक कर लें कि एनेक्जर 5 के अंदर अगर हम एफसीएम में जाना चाहते हैं तो हमारी डिक्लेरेशन एनेक्जर 5 की जा चुकी है कि नहीं जा चुकी। अगर हम स्विच करना चाहते हैं वहां पे एनेक्जर 5 नहीं फाइल हुआ तो 31 मार्च से पहले उसको भी फाइल कर लें। केस नंबर 12 में सेम जीटी का केस है, लेकिन वहां पे क्या है, अगर हम फॉरवर्ड चार्ज से रिवर्स चार्ज में जाना चाहते हैं तो सेम केस में जैसे वहां पे हमारे को एनेक्जर 5 फाइल करना पड़ता था, यहाँ पे एनेक्जर 6 फाइल करना है। तो यहाँ पे एनेक्जर 6 हम देख लेंगे कि हमारा एनेक्जर 6 जो है 31 मार्च तक जो है अगर फाइल नहीं हुआ है तो अपने को 31 मार्च तक एनेक्जर 6 जो है फाइल करना है। ध्यान रखना है फॉरवर्ड चार्ज में स्विच करना है तो एनेक्जर 5 और आरसीएम में स्विच करना है तो एनेक्जर 6। अब हमारे को एक इंपॉर्टेंट एक चीज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम अपने इनकम एंड एक्सपेंसेस एक बार पूरा का पूरा इवेल्युएट कर लें कि सही अकाउंटिंग हो रखी है कि नहीं हो रखी। कई बार क्या होता है, हम टीम जो है ये काम करती है, कई बार वो अपनी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या किसी और वजह से जो है कई बार मिस्टेक हो सकती है। तो वहां पे हम एक बार पूरा चेक कर लें कि हमारे इनकम एक्सपेंसेस वगैरह सही बुक हो रखे हैं कि नहीं हो रखे, क्योंकि अगर अगर वो चीजें सही नहीं बुक हो रखी होंगी तो कहीं ना कहीं ईयर एंड पे फिर जो है प्रॉब्लम रहेगी। तो हम पूरा अभी से ही चेक कर लेंगे, अभी से तो हमारे को कहीं ना कहीं जब हम फाइलिंग वगैरह करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी रहेंगे। यहाँ पे हमारे को अपनी इनकम चेकिंग करनी है कि सही पोस्ट हो रखी है नहीं हो रही, वर्सेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी जो है करेक्टली जो है अकाउंटेड हो रखे हैं कि नहीं हो रखे, ताकि कोई भी फर्दर में फ्यूचर में जो है हमारे को डिस्प्यूट्स वगैरह ना हो। 14 पॉइंट हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ बिजनेस ओनर, हमारे को पता है एमएसएमई का कंप्लायंस करना। जब से सेक्शन 43 बी एच ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से, हमने बहुत बार इसमें डिटेल डिस्कशन करी है, तो यहाँ पे ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। जहां पे 30% अगर हमने इसका ध्यान नहीं रखा और टाइम से पेमेंट नहीं करी तो हो सकता है हमारे को 30% तक का जो है अमाउंट देना पड़े अपनी आउटस्टैंडिंग वैल्यू के ऊपर, ठीक है ना। तो 31 मार्च तक हम अपनी इवैल्यूएट कर लें कि 31 मार्च से पहले पहले कोई हमारा आउटस्टैंडिंग तो नहीं चल रहा है एज पर सेक्शन 43 बी एच। अगर एमएसएमई को आउटस्टैंडिंग चल रहा है तो उसको टाइमली पेमेंट होके, ताकि जो है हमारे को जो है हमारा जो एडिशन हो जाता है इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 43 बी एच के अंदर जो एडिशन हो जाता है उससे हम बच सके। इसके अलावा अब हम सब जानते हैं कि 9 अक्टूबर 2024 के बाद हम सब जानते हैं कॉमर्शियल रेंटिंग के ऊपर भी आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। जब कौन से केस में, जहां पे जो है जो पर्सन जो है सप्लायर जो है वहां पे अगर अनरजिस्टर्ड होता है और वो कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है तो उस केस में रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी भी आ जाती है 9 अक्टूबर 2024 के बाद। तो ये भी चेक कर लें कि हमने आरसीएम उस केस में सही जमा कराया है कि नहीं कराया। आरसीएम पे हुआ है, उसका क्रेडिट भी ले लिया, दोनों चीजें इवैल्यूएट कर लें तो ताकि हमारा 9 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक की जो आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी है वो भी प्रॉपरली जो है हमारी कंप्लाइंस हो जाए। इसके अलावा जो एमनेस्टी स्कीम काफी चर्चा में रही, सेक्शन 128 ए की एमनेस्टी स्कीम, तो जो जो उसका बेनिफिट जो लेना चाहता है
ठीक है ना, जिन्होंने ले लिया है वेल एंड गुड, ताकि हमारी इंटरेस्ट पेनल्टीज वगैरह सेव हो सके। तो हमारे को करना क्या था, इसके लिए टैक्स की पेमेंट करनी थी। तो टैक्स की पेमेंट करने का अब टाइम बहुत कम रह गया हमारे को, जो है 31 मार्च से पहले पहले जो अपनी टैक्स की पेमेंट कर देंगे, तब जाके ही हमारे को इसका बेनिफिट मिलेगा एमनेस्टी स्कीम का। तो ध्यान रखें, अगर आपके किसी क्लाइंट के केस में या आपके केस में ऐसा कुछ सेक्शन 129 ए का अपने एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना रह गया है, तो एक बार प्लीज रिव्यू कर लीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। काफी जो है बेनिफिट रहेगा इसमें। इंटरेस्ट पेनल्टीज कई बार लाखों की जो है इंटरेस्ट पेनल्टीज भी इसमें जो है सेव हुई है लोगों की। तो प्लीज इसका भी ध्यान रखिए 128 ए का। इसके बाद हमारे को अपनी अपनी एग्रीगेट टर्नओवर भी एक बार चेक करनी है। अगर हमारी एग्रीगेट टर्नओवर जो है इन सीआरस रहती है और 4-5 करोड़ के आसपास है, तो हमारे को एक बार इवेल्युएट करना है कि कहीं वो क्रॉस तो नहीं हो रही, 5 करोड़ से एक्सीड हो गई। अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में फाइनेंशियल ईयर जो है एक्सीड हो गई 5 करोड़ से, तो हमारे लिए नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर हमारे को जो है हमारे को एचएसएन की रिक्वायरमेंट जो है चेंज हो जाएगी। हमारे को वहां पे जो है 5 करोड़ से ऊपर हो जाएगी तो 6 डिजिट एचएसएन डालना होगा। तो इसलिए पहले से ही ध्यान रख लें कि हमारी जो टर्नओवर है वो कितनी है, एक बार पूरी की पूरी इवेल्युएट कर लें कि 5 करोड़ से नीचे है या 5 करोड़ से क्रॉस करने वाली है। तो उस हिसाब से जो है उसका इवेल्युएशन करें। 18th हमारे लिए क्या आ जाता है इंपॉर्टेंट, एक बार रिवर्सल चेक करना है कि हमने अनपेड सप्लायर का जो है आईटीसी रिवर्स कर दिया है कि नहीं कर दिया। अगर 180 डेज से ऊपर की जो है पेमेंट नहीं हुई, तो हम सबको पता है रूल 37 के हिसाब से जो है आईटीसी रिवर्स करना होता है। ठीक है ना, टेम्परेरी रिवर्सल के अंदर आता है। कल को जब हम उसकी पेमेंट कर देते हैं तो वहां पे वो परमानेंट जो है उसका फिर हम दोबारा से उसको रिक्लेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे को देखना है कि हमने सही से रिवर्सल कर दिया कि नहीं कर दिया। 18 पॉइंट में 19th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल 43, 40, 42 और 43 का कंप्लायंस करना। रूल 42, 43 कौन से, इनपुट के केस में, इनपुट सर्विस के केस में, और अगर कैपिटल गुड्स का केस है तो रूल 43 का। चाहे हम पर्सनल यूज की बात करें, चाहे हम टैक्सेबल वर्सेस एग्जाम्प्ट गुड्स बनाते हैं, तो उस केस में हमारे को चेक करके चलना है। अगर हमारे पास एप्लीकेबिलिटी है रूल 42, 43 की, तो हमने अकॉर्डिंगली रिवर्सल कर दिया है या नहीं कर दिया। अगर नहीं किया हुआ तो मार्च के अंदर ही हम रिवर्सल कर देंगे, तो हमारे को हमारी बुक्स जो है प्रॉपर्ली मैच हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जहां पे हम एग्रीगेट टर्नओवर को हमारे एक तो एचएसएन के लिए जरूरी हो जाता है कि 5 करोड़ से ऊपर हो गया तो एचएसएन की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि वो अगर 5 करोड़ शिफ्ट हो गया तो जो है 6 डिजिट एचएसएन जो है डालना होगा। साथ साथ क्या देखना है कि 5 करोड़ से ऊपर अगर हमारी जो है टर्नओवर चली जाती है, तो हमारे को ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी भी आ जाएगी। तो ई इनवॉइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के चलना है कि हमारी एग्रीगेट टर्नओवर अगर हमारी 4-5 के बीच में है तो हमारे को ये पॉइंट एप्लीकेबल होता है। अगर हमारी टर्नओवर कम है तो ऑब्वियसली फिर तो देखने का पॉइंट नहीं बनेगा, या फिर 5 करोड़ से ऑलरेडी एक्सीड कर गई है तो भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमारे 4-5 के आसपास जाती है तो ये पॉइंट जो है जरूरी हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, सैलरी एम्प्लॉयज के लिए वो अपने एम्प्लॉयर से जो है एक प्रोजेक्टेड फॉर्म 16 जो है डिमांड कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेशंस जो है डिमांड कर सकते हैं, ताकि वो एक बार एम्प्लॉय जो है चेक कर ले कि कोई मिसिंग क्लेम्स वगैरह तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि गलती से जो है कोई क्लेम रह गया हो, क्योंकि एम्प्लॉयर को बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे एम्प्लॉयज का जो है एडजस्टमेंट करके जो है टीडीएस काटना है, उनको जो है क्लेम्स वगैरह देखना है। तो उनको उनको नहीं पता कि आपके कितने क्लेम्स है, उसको ऑब्वियसली ध्यान नहीं रह सकता। लेकिन एज अ एम्प्लॉय आपको अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें, सारे क्लेम्स जो है ध्यान में रहेंगे। तो आपका फर्ज है कि एक बार उसको इवेल्युएट कर लीजिए। आप अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करके जो है कैलकुलेशन जो है डिमांड कर लीजिए, उसको इवेल्युएट करके कुछ अगर उसमें कमी पेशी है तो आप उसको उनको कह सकते हैं कि सर ये रह गया है, इसको भी प्लीज कंसिडर कर लीजिए, ताकि जो है आपका टीडीएस जो है प्रॉपरली कट जाए, फोर्थ क्वार्टर में सारी एडजस्टमेंट हो जाए, ताकि जो है फाइनेंशियल ईयर एंड होते ही जो है आप सारा इंपैक्ट जो है टीडीएस वगैरह का सारा इंपैक्ट जो है अपनी रिटर्न फाइलिंग से पहले इजीली क्लेम करके अपनी फाइलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 21 पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं हर केस में। हर एज अ प्रोफेशनल बात करें, एज अ बिजनेस एंटरप्राइज बात करें, या एज अ इंडिविजुअल बात करें, कि एक बार रिव्यू कर लें सारे के सारे पॉइंट्स, ताकि हम अपनी फाइलिंग को जो है इजिली कर सके और उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही ये सारे पॉइंट जो है कवर अप कर सके। उससे मदद बहुत ज्यादा मिलने वाली है अपने को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। साथ साथ अपना अपना अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट, पेनल्टीज वगैरह, लिटिगेशन के चांसेस, ये सारे जो है बच जाते हैं।
राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।